दोस्तों, क्या वाकई अब वो घड़ी आ गई है जब दिल्ली दरबार के बाद लखनऊ दरबार भी घुटनों के बल आने वाला है। सवाल बड़ा है लेकिन हालात इससे भी बड़े हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज पहुंचने से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हाथ पांव क्यों फूल गए हैं? नाके नाके पर पुलिस फोर्स क्यों तैनात की जा रही है? धारा 144 जैसी बंदिशों की तैयारी क्यों हो रही है? और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि राहुल गांधी अकेले नहीं आ रहे, साथ में अभिजीत दीपके का नाम भी उछल रहा है। और तो और खबरें छन छन कर आ रही है कि तमिलनाडु के नए युवा मुख्यमंत्री थलपति विजय भी अब जेनजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। पिछले लगभग 1.5 महीने से केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से बंगाल जीतने और तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश में लगी थी, उसी बीच जेनजी और युवाओं के आगे उसे बुरी तरह बैकफुट पर आना पड़ा है। सरकार को यकीन था कि 2-4 दिन में सब शांत हो जाएगा, आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, बच्चे थक हार करके घर लौट जाएंगे और फिर पुरानी रफ्तार में हिंदू मुसलमान की गाड़ी दौड़ने लगेगी। लेकिन जब युवाओं की ये ताकत राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की आवाज के साथ मिली तो सरकार का जो हाल हुआ वो पूरे देश ने देखा है। संसद में पिछले 9 दिनों से मोदी जी और अमित शाह जी दोनों नदारत हैं। जिस सरकार का बचाव करने के लिए ये दोनों दिन रात एक कर देते थे, आज उसी सरकार के जवाब देने से बच रहे हैं, मुंह छिपाए बैठे हैं। यही तो कमाल है जनता की आवाज का। जो सरकार 56 इंच के सीने की बात करती थी, वो आज एक बच्ची के सवाल के आगे पसीने पसीने है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं रहेगी। अब ये लड़ाई राज्य के स्तर पर भी पहुंच रही है। एक तरफ राहुल गांधी की इंडिया टीम है, दूसरी तरफ जेनजी और छात्रों का हुकूमत है। और अब इसी कोलैबोरेशन में एक तीसरा नाम जुड़ रहा है, राजनीति के अपने थलपति, जो खुद एक युवा मंत्री हैं, जिनके पीछे तमिलनाडु की जनता पागल है, जिनकी एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं। जी हां, थलपति विजय के भी इस लड़ाई में उतरने की बात कही जा रही है। और खबरें यहां तक पुख्ता है कि 8 अगस्त को, यानी कि अब चंद घंटों के बाद, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी, संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी हुंकार भरी जाएगी कि भाजपा, जिस उत्तर प्रदेश को गैप करके चारों तरफ से घेर करके 2027 का सपना बुन रही थी, वो सपना चकनाचूर होता दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल यूपी के इस बाबा राज में युवाओं और छात्रों ने इतना कुछ झेल लिया है कि उनके सब्र का बांध टूट गया है। रोजगार नहीं है, पेपर लीक पर पेपर लीक, फॉर्म भरो तो एग्जाम कैंसिल, एग्जाम दो तो रिजल्ट लटक जाता है। बीच में इन बच्चों ने राहुल गांधी से सीधी अपील कर दी, कहा कि प्लीज राहुल जी प्रयागराज आइए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, देश के दूसरे नेताओं को भी साथ लाइए। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ। और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है। और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। राहुल गांधी ने भी दो टूक जवाब दिया है कि मैं स्टूडेंट्स की सुन रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और सिर्फ आ ही नहीं रहा हूं, रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर सीधे आपसे बात करने आ रहा हूं। राहुल ने बड़ी साफ बात कही कि आज के हिंदुस्तान में हमारे स्टूडेंट्स का, चाहे एजुकेशन के मामले में हो या रोजगार के, कोई भविष्य नहीं है और इसे मिलकर के बदलना है। अब ये अपील अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर आप अपील ना भी करते तो हम खुद पहुंचते, क्योंकि ये मुद्दा उनके अपने एजेंडे का हिस्सा है। सरकार पहले से घबराई हुई है। यही वजह है कि अभी से नाके नाके पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है, बैरिकेटिंग हो रही है, होटलों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है कि प्रयागराज मत आना। अरे भाई, अगर बच्चे सिर्फ अपनी रोजगार की बात कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आपको इतना डर क्यों लग रहा है, इतना खौफ क्यों है? अगर आपने पिछले 8 साल में इतना ही अच्छा काम किया है तो सीना तान करके सामने आइए और बच्चों से बात कीजिए। लेकिन नहीं,
बात करने की जगह लाठी और डंडे की भाषा ही आती है इस सरकार को। इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल के साथ थलपति विजय भी अब देश के अलग अलग राज्यों की तरफ निकल रहे हैं, छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार की गलत पॉलिसी पर, उनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, ताकि कोई दूसरा धर्मेंद्र प्रधान अब ये हिम्मत ना कर सके कि छात्रों के हक पर डाका डाले। मतलब अब राहुल गांधी, अभिजीत दीपके के साथ साथ थलपति विजय भी छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार के अहंकार को चकनाचूर करने उनके बीच पहुंचेंगे। और ये जो गटर मीडिया है, जो सुबह शाम एक ही रट लगाए रहता है कि जहां कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, वहां राहुल क्यों नहीं आवाज़ उठाते, वहां आंदोलन क्यों नहीं करते, इसका जवाब थलपति विजय ने ऐसा दिया है कि मोदी जी और शाह जी दोनों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। थलपति विजय ने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा कि पहले अपने घर में करके दिखाओ, फिर दूसरों के घर बात करने जाओ। और यही उन्होंने किया। छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, जंजी के लिए, मुसलमानों के लिए सौगातों की ऐसी बारिश कर दी कि दिल्ली दरबार में हलचल मच गई। यानी सड़क पर उतरने से पहले, आवाज़ उठाने से पहले ऐसी नज़ीर रख दी कि मोदी शाह की सरकार और उनके पूरे दरबार के लिए ये एक चुनौती बन गई। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से छात्रों को परेशान किया गया, उन्हें एंटी नेशनल, देशद्रोही, आतंकवादी कहा गया, उन्हीं छात्रों के लिए, उन्हीं जंजी के लिए थलपति विजय ने क्या क्या बड़े ऐलान कर दिए। जंतर मंतर पर जिन महिलाओं के लिए, जिन बच्चियों के लिए एक तरह से बाजारू और चरित्रहीन जैसे घिनौने शब्द भाजपा और संघ के लोगों ने इस्तेमाल किए, उन्हीं महिलाओं और छात्रों के लिए थलपति विजय ने ऐसा तोहफा दिया है कि सुनकर आप भी वाह वाह कर उठेंगे। जंतर मंतर पर खाना खिला रहे मुस्लिम भाई जुनैद के साथ जिस तरीके से दरबारी मीडिया ने, भाजपा के लोगों ने, यहाँ तक कि यूपी की पुलिस ने पूरा मकड़जाल बुना, उसी मुस्लिम समुदाय के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए थलपति विजय ने मैदान में उतरने से पहले सौगातों की बारिश कर दी और सीधे सीधे कह दिया कि ये देश गांधी का है, गोडसे का नहीं बनने देंगे। इस देश के डीएनए में आपसी सौहार्द है, मोहब्बत है, गंगा जमुनी तहजीब है और इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब ये बात सुनकर के संघियों के पेट में मरोड़े उठ रही होंगी, लेकिन क्या करें, थलपति विजय ने खुल करके कह दिया है। अब जरा उनके बजट के फैसले सुन लीजिए, आपकी आंख फटी की फटी रह जाएंगी। थलपति विजय ने अपने पहले ही बजट में जंजी के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए ऐसा खजाना खोल दिया है कि दिल्ली में बैठे नेताओं की नींद उड़ गई है। कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना शुरू की, जिसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, डिजिटल लर्निंग को मजबूत करना, हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी तक पहुंचना। ये हमारे यूपी में क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों को स्मार्टफोन देने का वादा किया गया था, वो वादा आज तक हवा में है। वहीं तमिलनाडु में थलपति विजय ने आते ही करके दिखाया। इसके अलावा तमिलनाडु में जेनजी के लिए 77 करोड़ रुपए मूल्य की साइकिलें, हेलमेट और बोतल होल्डर बांटे जाने का ऐलान हुआ। 11वीं क्लास के छात्रों को मुफ्त साइकिल देने के लिए 270 करोड़ रुपए बजट में अलॉट किए गए हैं। 9वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की घोषणा की गई, जिसके लिए 125 करोड़ रुपए मंजूरी हुई। सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, थलपति विजय ने एक बार फिर मोदी शाह की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए नीट परीक्षा पर सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने दोहराया कि नीट परीक्षा रद्द की जाए। केंद्र सरकार से मांग की है कि इसे रद्द करके 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल दाखिले की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। यानी जो मुद्दा तमिलनाडु के बच्चों की जान पर बनाया था, जिस मुद्दे पर बच्चे आत्महत्या तक कर रहे थे, उस मुद्दे को थलपति ने सीधे केंद्र सरकार के गले में डाल दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं और महिलाओं को शाह की पुलिस ने कैसे निशाना बनाया, ये पूरा देश ने देखा है। सत्ता पक्ष के नेता, जिनका ताल्लुक संघ से भी है, उन्होंने खुलेआम कहा कि जंतर मंतर पर बैठी महिलाएं चरित्रहीन हैं, वो फिजिकल रिलेशनशिप का खुला ऑफर देती हैं, उनका तो रेप होना चाहिए। इतनी घिनौनी बात एक जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के मुंह से निकली और भाजपा ने उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। कोई कार्रवाई नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई माफ़ी नहीं, उल्टे उस आदमी को शाबाशी मिली होगी अंदर ही अंदर। अब उन्हीं महिलाओं के लिए, उन्हीं छात्राओं के लिए थलपति विजय ने ऐलान करके संघ को करारा जवाब दे दिया है। महिलाओं, युवतियों और छात्राओं के लिए सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी योजना के लिए 1812 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा।
चुनाव में किए गए वादों को पूरा करते हुए महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का ऐलान किया। पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करने वाली हर लड़की को 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने का फैसला किया। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना के तहत 560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ये होता है असली काम, ये होती है असली महिला सम्मान की बात। बाकी तो सिर्फ भाषणों में और चुनावी पोस्टरों में महिलाओं की तस्वीरें छपवाने से कुछ नहीं होता, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो थलपति विजय ने अल्पसंख्यकों के लिए मारा। जब जंतर मंतर पर हिंदू मुसलमान का जहरीला कार्ड चलाने में भाजपा और उनका दरबारी मीडिया पूरी तरह से नाकाम हो गया, तो उन्होंने वहां खाना बांटने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति जुनैद को टारगेट बना लिया। उस बेचारे को इस तरह पेश किया जैसे वो कोई बहुत बड़ा साजिश करता हो। अधकचरे ज्ञान वाले संघी भाजपाई और गटर मीडिया के लोग उसे आतंकी टाइप का घोषित करने पर तुल गए। एक आदमी अगर भूखे बच्चों को 2 रोटी खिला रहा है तो वो आतंकी हो गया। ये है इनकी सोच का अस्तर। अब थलपति ने इन सबको एक ही झटके में जवाब देते हुए मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ी सौगात दे दी है। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए राज्य की हज सब्सिडी को 25,000 रुपये से बढ़ा करके 35,000 रुपये कर दिया गया है, यानी सीधे सीधे 10,000 रुपये की बढ़ोतरी। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु हज 2026 की तैयारी कर रहा है और राज्य हज कमेटी ने तमिलनाडु से 465 यात्रियों को चुना है। यहाँ देश के बाकी हिस्सों में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वहाँ थलपति उनके हज के लिए सब्सिडी बढ़ा रहे हैं। यही तो असली फ़र्क है सोच का, नीयत का और शासन के तरीके का। इसके अलावा थलपति ने पीएम मोदी के सामने जनता की मांगे की एक पूरी लिस्ट रख दी है। सीधे सीधे कह दिया है कि जल शक्ति मंत्रालय और NWUDA संबंधित राज्यों के साथ बातचीत में तेजी ला करके लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने का रास्ता निकाले। जनता परेशान है और मैं जनता की परेशानी को लंबे समय तक खींचूंगा नहीं। कावेरी नदी पर बने कटलई बैराज तक लिंक के विस्तार को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए फास्ट ट्रैक बेसिस पर लागू करने की मांग सीधे मोदी सरकार के सामने रख दी गई है। यानी थलपति ने केंद्र सरकार को खजूर से गिर करके आसमान पर लटकने वाली स्थिति में डाल दिया है। अब बात करते हैं अभिजीत दीपके की। क्या वो भी सच में प्रयागराज पहुंच रहे हैं? जिस तरीके से 2 दिन तक अभिजीत की पूरी टीम की मैराथन बैठक चली है, उसमें देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के आंदोलन को धार देने का ऐलान किया गया था। हालांकि अभी प्रयागराज पहुंचने में चंद घंटे बाकी हैं और अंतिम खबर पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस बीच जो खबर छन छन करके बाहर निकल रहा है वो बहुत कुछ इशारा कर रही है। बाबा के राज में जहां अभिजीत दीपके की टीम के एक प्रवक्ता ने पहले ही खुले तौर पर कह दिया था कि बाबा जी को होश में आना चाहिए, जिन जी की मांगों को पूरा करना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश में जंतर मंतर से भी भारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। और ये कोई हवाई धमकी नहीं है। जिस प्रयागराज ने कुंभ के दौरान योगी सरकार पर बहुत बड़ा दाग लगाया था, जहां भगदड़ में लोगों की जानें गई, परिवार उजड़ गए, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और सरकार आंकड़े छिपाती रही, उसी प्रयागराज से अब योगी सरकार को एक और बड़ी चुनौती और चेतावनी मिलने जा रही है। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में ये सवाल उठाया था कि क्या मोदी सरकार के घुटनों पर आने के बाद अब योगी सरकार के भी घुटनों पर आने की बारी है? क्योंकि हालात बिल्कुल वैसे ही बनते जा रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके की टीम पूरे देश में सक्रिय है, तीसरी तरफ राहुल गांधी खुद प्रयागराज पहुंच रहे हैं और चौथी तरफ थलपति विजय दक्षिण से हुंकार भर रहे हैं। ये चारों दिशाओं से बनने वाला दबाव कोई सामान्य दबाव नहीं है। यह अब एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बच्चे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका आउटकम क्या निकलेगा? क्या अमित शाह इस्तीफा दे पाएंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान की तरह अब गृह मंत्रालय भी दबाव में आएगा? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता के अहंकार के सामने जनता की एकजुट आवाज खड़ी होती है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार को इमरजेंसी के बाद जनता ने उखाड़ करके फेंका था। किसान आंदोलन के सामने मोदी सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। और अब जब बच्चे, जनजी, महिलाएं, अल्पसंख्यक और पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सामने खड़ा है तो सरकार का झुकना तय है। अमित शाह का इस्तीफा तत्काल भले न हो, लेकिन जिस तरह से मोदी शाह की जोड़ी 9-9 दिन से संसद से गायब है,
ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संकेत है कि अंदर से ये सरकार टूट चुकी है। दिखावटी मजबूती बाहर से भले ही नजर आ रही हो, लेकिन अंदर की रीढ़ हिल चुकी है। योगी सरकार के लिए तो हालात और भी नाजुक है, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर पर है। अगर प्रयागराज से यह आंदोलन पूरे यूपी में फैला और अगर बच्चे अपनी मांगों पर अड़े रहे तो योगी सरकार के लिए अगला 1.5 साल बहुत भारी पड़ने वाला है। बुलडोजर मॉडल, ठोक दो मॉडल और बाबा राज मॉडल, ये सब जब बच्चों के सवालों के आगे बेकार साबित हो जाएंगे तो सरकार के पास बचता क्या है? कावड़ियों को जोड़ करके देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ थकी हुई, घबराई हुई और सवालों से भागती हुई सरकार है, दूसरी तरफ जोश से लबरेज बच्चे, एकजुट विपक्ष और अब थलपति विजय जैसा नया चेहरा भी इस लड़ाई का हिस्सा बन रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अब लखनऊ दरबार घुटनों पर आ जाएगा? क्या अमित शाह अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या 8 अगस्त का प्रयागराज पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं विकी कुमार आपके अपने बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ फिर मिलूंगा एक नई खबर, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।